नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया पीएम मोदी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप। कहा मोदी की गारंटी चाइनीज गारंटी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर सीधा हमला। कहा हमारे और भाजपा के हिंदुत्व में है अंतर, दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाना हमारा हिंदुत्व नहीं। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने ईडी और सीबीआई छापों को उगाही टूल बताते हुए बीजेपी को घेरा और कहा कि चुनावी बॉन्ड ने भाजपा के जबरन वसूली को साबित कर दिया है। खबर में आगे आपको बताएंगे कि लोकसभा इलेक्शन राहुल नहीं वरुण गांधी दे सकते हैं अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर। और इसी के साथ आगे बताएंगे कर्नाटक का हाल। कर्नाटक भाजपा में विद्रोह, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में मचा कोहराम। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को अभी कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी की चाइनीज गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया पीएम मोदी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन पर लद्दाख के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में लोगों ने संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की है, और मगर बाकी की गारंटियों की तरह ही संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मोदी की गारंटी नकली और चाइनीज है। वहीं खड़गे ने दावा किया कि चीन की सेना ने आज भी हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। संविधान की जिस 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की जा रही है वो आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए है। जम्मू कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख था। हालांकि अब लोगों ने राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी अखबार की खबर को शेयर करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया, और उन्होंने कहा कि लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा के लिए मांग उठ रही है और इसे जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। लेकिन बाकी की सभी गारंटियों की तरह ही लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मोदी की गारंटी एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये नकली और चाइनीज होने के अलावा कुछ नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारे और भाजपा के हिंदुत्व में है अंतर, दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाना हमारा हिंदुत्व नहीं। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर सीधा हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि हमारे हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व के बीच अंतर है। इसके साथ ही ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के विषय में कहा है कि महाविकास अघाड़ी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। वहीं समाचार एजेंसी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर भाजपा को हिंदुत्व के पीछ पर ललकारते हुए कहा कि जिन्होंने हमें छोड़ा वो अफवाह फैला रहे हैं कि मैं हिंदुत्व से दूर हो गया हूं। वो कहते हैं कि मैंने बाला साहेब की विचारधारा छोड़ दी है। मैंने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। हमारे हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है। हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवादी है और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाना हमारा हिंदुत्व नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड ने भाजपा के जबरन वसूली को साबित कर दिया। अखिलेश यादव ने ईडी सीबीआई छापों को उगाही टूल बताते हुए कहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड मुद्दे ने भाजपा की जबरन वसूली की रणनीति को उजागर कर दिया है, और इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा ईडी और सीबीआई छापों का दुरुपयोग करके जबरन वसूली में लगी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने जबरन वसूली की रणनीति बनाई है, और अब चुनावी बॉन्ड के साथ ये साबित हो गया है कि कोई भी उस तरह से जबरन वसूली नहीं कर सकता जैसा भाजपा ने किया है। अखिलेश यादव ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश और यूपी की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी और देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगी। सपा नेता ने कथित तौर पर चंदे की आड़ में जबरन वसूली करने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा की जमकर आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अन्याय, अत्याचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। दोस्तों, सपा अध्यक्ष ने केंद्र और यूपी की सत्ता पर काबिज भाजपा की बेहद तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और वो ईडी और सीबीआई छापों का दुरुपयोग करके जबरन वसूली में लगी हुई है। यादव ने भाजपा सरकार पर चंदा मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जिसके कारण बाद में जांच रोक दी गई। और उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड और कुछ नहीं बल्कि
पैसे ऐंठने का एक तरीका है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छोटे कारोबारियों को कर्ज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाजपा से सतर्क रहने और चुनाव के दौरान सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि बीते रविवार को मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की मेगा रैली में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 63 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के शिवाजी पार्क में मेगा रैली का आयोजन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा इलेक्शन से बड़ी खबर, राहुल नहीं वरुण गांधी दे सकते हैं अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के वायनाड शिफ्ट हो जाने के बाद अमेठी से उनके चुनाव लड़ने का रुझान खत्म हो गया है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उनके अमेठी की जगह रायबरेली को चुनने की संभावना है और इसका संकेत उस पत्र से मिलता है जो सोनिया गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आप भविष्य में भी मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे जैसा कि आप अतीत में करते थे। ऐसे सूत्रों का कहना है कि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है। ऐसी चर्चा इसलिए भी है कि भाजपा से वरुण गांधी को टिकट मिलने की संभावना नहीं है, जो पार्टी की नीतियों के अत्यधिक आलोचक माने जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक भाजपा में विद्रोह, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में मचा कोहराम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसे लेकर पार्टी में भारी घमासान मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पार्टी द्वारा हावेरी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को चुनाव लड़ाए जाने और अपने बेटे को कांतेश को टिकट न दिए जाने पर विद्रोह की मुद्रा में है। दरअसल बीते 13 मार्च को पार्टी आलाकमान द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में ईश्वरप्पा के बेटे के.ई. कांतेश को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से ईश्वरप्पा ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी नेता ईश्वरप्पा हावेरी लोकसभा सीट से अपने बेटे कांतेश के लिए टिकट चाहते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोयम्बटूर में पीएम मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की मौजूदगी की जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला शिक्षा अधिकारी ने सोमवार को कोयम्बटूर में भारतीय जनता पार्टी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की भागीदारी पर जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने मुट्टुपालयम रोड स्थित गंगा अस्पताल और आर.एस. पुरम के मुख्य डाकघर के बीच 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। सरकारी सहायता प्राप्त श्री साई बाबा विद्यालय सहायता प्राप्त मिडिल स्कूल के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रोड शो के दौरान विभिन्न स्थानों पर पार्टी के प्रतीक चिन्हों वाली भगवा रंग की कपड़े की पट्टी पहने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित मंचों पर परफॉर्म करते हुए देखे गए। बता दें कि राजनीतिक रैलियों में बच्चों की भागीदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विरुद्ध है और अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को प्रधान अध्यापक और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोयम्बटूर जिला कलेक्टर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमने मुद्दे का संज्ञान लिया है और एआरओ ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रावड़ी आवास पर हुई आरजेडी संसदीय दल की बैठक, टिकट बंटवारे के लिए लालू यादव को किया गया अधिकृत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गहमा-गहमी काफी तेज हो गई है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में लालू यादव के साथ संसदीय बोर्ड के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर की गई चर्चा। इस बैठक के माध्यम से पार्टी ने लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की है। बैठक में यह तय किया गया है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ साथ टिकट के लिए उम्मीदवारों का चयन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ही करेंगे और इसके लिए पार्टी प्रमुख को ही अधिकृत किया गया है। संसदीय दल की बैठक समाप्त होने के बाद पार्टी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मीडिया से बात की है और कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के चयन के बाद घोषणा कर दी जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने बनाया 10 संसदीय समन्वय पैनल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपसी समन्वय में सुधार के लिए 10 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें दोनों दलों के 5-5 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि समन्वय राज्य स्तर से शुरू होकर बूथ स्तर तक बढ़ाया जाएगा। जिला स्तर पर और राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्र में से प्रत्येक पर समन्वय समिति होगी और जिला और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र समिति में दोनों दलों से एक नेता होंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सीपी राय ने कहा कि इसके अलावा दोनों पार्टियां अपने अपने राज्य मुख्यालयों में एक दूसरे के वॉर रूम में 2-2 सदस्य को तैनात करेंगे।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओडिशा के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं नवीन पटनायक, कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पटनायक ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने एक खुले पत्र के माध्यम से ओडिशा के लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। शरद पटनायक ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा है कि लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने एक खुला पत्र जारी कर राज्य के लोगों से उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए चुनने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार अपने 24 वर्षों के शासन में किसानों की आय बढ़ाने में विफल रही और राज्य के किसानों की आय 5,000 रुपए प्रति महीना से भी कम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन सरकार में आए तो CAA को कर दिया जाएगा निरस्त, द्रमुक का बड़ा बयान। जी दोस्तों, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ने 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को राज्य की 39 में से 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और MK कनिमोई, TR बालू और A राजा सहित कुछ मौजूदा सांसदों को पुनः उम्मीदवार बनाया गया है। इसी बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रमुक ने बुधवार को जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठजोड़ सत्ता में आया तो नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। द्रमुक ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी नीति, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग को भंग करने और फिर से योजना आयोग का गठन करने का भी वादा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3,000 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 3,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि 31 मार्च को लैप्स हो जाने के बावजूद उसकी ओर से फंड रिलीज करने का आदेश दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को महिला सशक्तिकरण के दाव पर भरोसा, घर बैठे काम देने का कर रही वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में आधी आबादी यानी 40.12 लाख महिला मतदाता जिस ओर रुख कर लें उस राजनीतिक दल की किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। सीमांत और पर्वतीय जिलों में तो संख्या बल की अपनी क्षमता के कारण महिला मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं और कांग्रेस की नजरें इस मतदाता समूह पर टिकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि महिलाओं ने कांग्रेस की तुलना में उसकी धुर विरोधी भाजपा पर अधिक विश्वास किया और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और साथ ही राज्य की सरकार ने लखपति दीदी, महिला आरक्षण समेत महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाओं पर खूब मेहनत की और इसके जवाब में कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की नीति के साथ सामने आई। दोस्तों, आपको बता दें कि न्याय यात्रा के माध्यम से जिले में हर महिला को घर बैठे काम देने की योजना शुरू करने का वायदा किया जा रहा है और लखपति दीदी के जवाब में कांग्रेस का यह दाव महिला मतदाताओं को लुभाने में कितना कारगर साबित होगा, ये चुनाव परिणाम से ही स्पष्ट हो पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची शिमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गहमा गहमी के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को शिमला पहुंची। प्रियंका चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला पहुंची और जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रियंका गांधी के साथ सड़क मार्ग से शिमला लौटे हैं। प्रियंका गांधी का ये निजी दौरा बताया जा रहा है और शिमला दौरे के दौरान प्रियंका हिमाचल के कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर फीडबैक ले सकती है और इससे पहले भी वो शिमला आती रही है। शिमला के नज़दीक छड़ाबड़ा में प्रियंका गांधी का अपना घर है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो काफ़ी समय तक छड़ाबड़ा में रुकी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एयरटेल, मेघा, फ्यूचर गेमिंग और वेदांत जैसी कंपनियों ने खरीदे 4700 करोड़ से ज़्यादा के चुनावी बॉन्ड। इसका क्या है बिजनेस, इसको जानकर होगी हैरानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डाटा के सार्वजनिक होने के बाद हर दिन अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर SBI द्वारा शेयर किए गए डाटा को सार्वजनिक कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड डाटा के 2 डेटाबेस अब तक जारी किए हैं और 21 मार्च 2024 को तीसरा डेटा सेट अपलोड होने की उम्मीद है। अभी तक जारी किए डाटा सेट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और इंडिविजुअल के नाम है और इसके अलावा इन बॉन्ड के खरीदने की तारीख और अमाउंट भी शामिल है। अब आम जनता को यह भी पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को
अब तक कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। हमने आपको हाल ही में 10 कंपनियों के नाम बताए थे जो टॉप डोनर हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में बीजेपी को झटका, विधायक ने थामा कांग्रेस का हाथ, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये झटका माना जा रहा है। और इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रकाश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा। वहीं जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया। हमें लगा कि झारखंड के लोगों के लिए काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और सांसद दोनों नहीं हो सकते, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका की गई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और सांसद दोनों नहीं हो सकते। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता नायब सिंह सैनी की हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकीलों की फौज। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ने मंगलवार को सीएए पर रोक लगाने की अपील करने वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने सीएए के नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की पूरी फौज पेश हुई है, जिसमें कपिल सिब्बल के अलावा इंदिरा जयसिंह, राजीव धवन और विजय हंसारिया शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो वरुण गांधी ने तैयार कर लिया है प्लान बी और मंगवा लिया है नॉमिनेशन पेपर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यदि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि से हाल ही में 4 सेट नॉमिनेशन पेपर्स भी मंगवा लिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में इंडिया गठबंधन में पल्लवी पटेल का बढ़ा कद, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना दल कमेरावादी ने अलग राग अलाप दिया है और अपना दल के इस ऐलान से एक और तो ऐसा लग रहा है कि अलायंस में उसका कद बढ़ा है, तो वहीं जानकर कुछ और भी दावा कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रवासी श्रमिकों को 2 महीने में राशन कार्ड दे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश। या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। जस्टिस हिबा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2023 तक कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन की विफलता के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और नए कार्ड धारकों को इनसे संबंध करने से पहले इसको भी अपडेट किया जाना जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू यादव अन्य जेएपी नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इससे पहले मंगलवार रात पप्पू यादव ने पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तीनों नेताओं के बीच आगामी चुनाव को लेकर बातचीत हुई और रणनीति बनाई गई। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित करनी है। पप्पू यादव कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरेंगे और पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। इधर पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीजीपी को हटाए जाने के बाद भड़की टीएमसी, चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया और इस पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि भाजपा को राज्य में लोकसभा सीटें खोने का डर सता रहा है। लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।